हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एसएससी जेई के सारे पीवाईक्यू हम करवा देंगे। सो अब से ये सीरीज चालू हो गई। तो इसमें हम पीवाईक्यू देखेंगे, एक एक सब्जेक्ट का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स का, और सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो चैप्टर चल रही है अपना, दिस इज चैप्टर नंबर 1, जो कि है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, जो बेसिक चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे तो सॉइल मैकेनिक्स के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट मान लीजिए जो भी टोटल क्वेश्चन होगा उसमें से डोमिनेटिंग क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो हम सीरियली चैप्टर टू चैप्टर डिस्कशन करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, इंगेजिंग सी सीरीज होगी, आपको कंप्लीट देखनी है। रिवीजन आपका काफी होगा, है ना। इसलिए हम ये सीरीज को लेके आ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो सके एग्जाम के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी ऑफ 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वॉइड। तो परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। ठीक है, यही होती है आपका परसेंटेज एयर वॉइड। नाउ अभी यहाँ पे एयर कंटेंट दिया हुआ, एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। ठीक है, प्लस पोरोसिटी क्या होती है ये तो आपको मालूम ही है। पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंपली एन, स्मॉल एन, एंड दिस पोरोसिटी इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। तो ये सारा सिस्टम है इधर। अब यहां से आपको बतानी क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड। तो देखिए, ये सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन भी मैंने करवा दिया था। ओके, ये तो आपको हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब तो एक फॉर्मूला अपने पास ये निकल के आती है कि परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। समझ में आ रहा है? दिस इज योर परसेंटेज एयर वॉइड। क्या? एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। कैसे? अब इससे देखिए क्या हो जाएगा। आप वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड खत्म, क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो कि आपका परसेंटेज एयर वॉइड का परफेक्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना। तो यहां से हम निकाल लेंगे ये फॉर्मूला। तो अब हम एयर कंटेंट कैसे निकालें? तो देखिए, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों एक जैसा है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। दिस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस परसेंटेज। ठीक है, अभी तो वॉइड के अंदर दो चीज हो सकती है, या फिर एयर या फिर वॉइड, या फिर वाटर, है ना। तो अब यहां से देखिए, एयर कंटेंट के लिए एक फॉर्मूला अपने पास बनता है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1। ये दोनों मिला के एक होना चाहिए। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन कैलकुलेट व्हाट, आई कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज माय एयर कंटेंट। ओके, तो एयर कंटेंट कितना होगा? 1 माइनस 0.9, मतलब 10%। ठीक है, तो एयर कंटेंट विल बी इक्वल टू 10%। तो एयर कंटेंट जब 10% हो गया, हमको पोरोसिटी पहले से मालूम है तो हम निकाल लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करें तो यहाँ पे सब चीजों को डेसिमल फॉर्मेट में पुट करिए, डेसिमल फॉर्म में पुट करने के बाद कैलकुलेशन करिए, और फाइनली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको परसेंटेज में आंसर आएगा। सीधा परसेंटेज परसेंटेज को नहीं मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ओके, डेसिमल फॉर्म में करना है। ओके, किस फॉर्म में करना है? डेसिमल फॉर्म में, ये याद रखिएगा। जैसे ये 10 है, 10%, तो अब मैं इस वाले इक्वेशन में डालूंगा 10% मतलब 10/100 हो गया। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म है इसका ओरिजिनल। इनटू एन मतलब कितना? पोरोसिटी कितना परसेंट था? पोरोसिटी था आपका 50%, मतलब 50/100 हो गया। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम, इसके बाद इनटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके अपना आंसर आ जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर ए। ये सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट। मतलब जहां पे मान लीजिए रोड बन रही है या फिर आपका रेलवे का फॉर्मेशन बन रहा है ना, तो वहां पे कॉम्पैक्शन वगैरह करने के बाद हम वहां का मॉइस्चर कंटेंट हमको पता लगाना है, ताकि हम ड्राई डेंसिटी को पता लगा पाए, है ना। ड्राई डेंसिटी पता लगाने के लिए, गामा डी पता लगाने के लिए उधर का वाटर कंटेंट पता लगाना होता है। ओके, तब हम क्या करते हैं? वाटर कंटेंट पता लगाने के बाद
जो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, गामा डी इक्वल टू गामा बल्क, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्बैंकमेंट, कि वहां पे ड्राई डेंसिटी कितना है. इस अब ये ड्राई डेंसिटी को निकालने के बाद हम गामा डी मैक्स जो थियोरेटिकल है एमडीडी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है ना, ओएमसी, उससे रेशियो निकाल के इनटू 100 करता हूं तो मैं डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन निकलता है. तो ये कंप्लीट प्रोसीड्यूर है जो फील्ड क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है कि कितना डिग्री कॉम्पैक्ट किया है. तो उससे ये पता चलेगा कि आपने रोलर चलाया है कि नहीं एम्बैंकमेंट के ऊपर. समझ में आ रहा है बात को. तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये तुरंत किया जाता है, तुरंत कोर कट किया जाता है ना, कोर मारा जाता है और तुरंत सब कुछ एक्सपेरिमेंट वहीं पे फील्ड पे किया जाता है. तो आपको फील्ड पे ही वाटर कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट एंड सुटेबल मेथड है दैट इज योर कैल्शियम कार्बाइड मेथड, है ना. एक मीटर होती है मॉइस्चर मीटर, ओके, जिसको हम कैल्शियम कार्बाइड उसमें यूज किया जाता है. वो मॉइस्चर मीटर में, मॉइस्चर टेस्टर कह लो, मॉइस्चर मीटर कह लो, उसमें डाल दो सब चीज, सब सिस्टम, ये नाप तोल के दे देगा आपको वाटर कंटेंट. ग्राफ होता है, वो ग्राफ से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वाटर कंटेंट की वैल्यू को. फिर चीज होती है, तो याद रखना कैल्शियम कार्बाइड मेथड 6 से 7 मिनट के अंदर, 6 से 7 मिनट तो ज्यादा बोल दिया मैंने, ऐसे 5 मिनट के अंदर ही, 4-5 मिनट के अंदर ही वो रिजल्ट बताने लगता है. ठीक है, लेकिन किताबों में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वगैरह में सब लिखा हुआ है. अच्छा नहीं, ये 5 से 7 मिनट का रेंज लिखा हुआ है. ठीक है, 5 से 7 मिनट. ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको ये मॉइस्चर कंटेंट निकाल के दे देगा. तो ये फील्ड मेथड है. समझ में आ रहा है. अब यहाँ पे देखो अदर ऑप्शन जो है ओवन ड्राइंग मेथड, ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट. किसी मेथड का सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अगर है वाटर कंटेंट को पता लगाने में तो है वो है आपका ओवन ड्राइंग मेथड. ये लेबोरेटरी में किया जाता है. एक चीज याद रखना, टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 24 घंटे. ये टाइम ड्यूरेशन भी पूछा है एग्जाम में. ठीक है, 24 घंटे. और देखिए इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे हम मेंटेन करते हैं अलग अलग तरह के सॉइल को. जो टेम्परेचर की रेंज होती है ना, टेम्परेचर का रेंज वो होता है आपका 105 से 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये टेम्परेचर का रेंज रहता है इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए. ठीक है, सॉइल जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं. तो ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कभी भी 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं हो, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे सॉइल के अंदर का जो स्ट्रक्चरल वाटर है उसकी रिमूवल हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं. इससे क्या होगा, सॉइल सॉलिड का डिस्ट्रक्शन होता है ना. इसलिए हम टेम्परेचर को कभी भी ओवन के अंदर 110 डिग्री से ज्यादा जाने नहीं देते. दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, मान लीजिए सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट है, मतलब ऐसा कोई सॉइल है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी है कुछ, तो ऐसे केसेस में जब ओवन ड्राइंग मेथड करोगे ऑर्गेनिक सॉइल के ऊपर, है ना, तो टेम्परेचर आप ध्यान रखना 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाएगा, है ना. प्लस तीसरा एक पॉइंट याद रखना टेम्परेचर का, क्या याद रखोगे, अगर जिप्सम, जिप्सम वाली चीज है, जिप्सम मतलब जैसे CaSO4 पॉइंट कितना आता है, वो 2H2O समथिंग आता है. ठीक है, वो जिप्सम वाली जो चीज है, तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन वाटर है 2.2H2O जो आ रही है, वो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलाइजेशन वाटर. अगर टेम्परेचर हम 80 डिग्री कर देंगे या उससे ज्यादा कर देंगे तो ये जो 0.2H2O वाली पानी थी ना, इसकी रिमूवल हो जाएगी. तो सॉइल कंटेनिंग जिप्सम वगैरह, ठीक है, या फिर कैल्शियम कंपाउंड वगैरह, ऐसे केसेस में हम 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाने देते ओवन ड्राइंग मेथड में. बस ये चीज फैक्ट याद रखनी है. 24 घंटे तक हम इस मेथड को करते हैं वहां, और ये जो रिजल्ट देता है ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड. देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओवन ड्राइंग मेथड वगैरह करते हो तो किस किस तरह का पानी सॉइल से रिमूव हो जाता है ना, ये चीज आप, ये चीज पूछ लेता है. तो देखिए सभी तरह के पानी रिमूव हो जाते हैं एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर. जो भी सॉइल का स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जो भी वाटर सॉइल के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो बस रिमूव नहीं होता है, बाकी सारे के सारे चीज रिमूव हो जाता है. जैसे कि आपका ग्राउंड वाटर रिमूव हो गया, कैपिलरी वाटर रिमूव हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिमूव हो जाता है, फिल्म वाटर रिमूव हो गया, है ना. जो भी वाटर समझ सकते हो, जितने भी टाइप ऑफ वाटर के नाम सुने हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे, बस स्ट्रक्चरल वाटर रिमूव नहीं होना चाहिए. ओके, बात कर लेते हैं इस फील्ड में, इस मेथड का, सैंड बाथ मेथड. देखिए सैंड बाथ मेथड भी एक तरह का फील्ड मेथड है, सुनना मेरा बात, इट इज ऑल्सो फील्ड मेथड. ठीक है, ये जो मेथड है ये उतना एक्यूरेट नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं होता. हम क्या करते थे सैंड बाथ में, एक सैंड बाथ लेते थे, इसी में सीधा का सीधा सॉइल सॉइल डाल के नीचे से हीट करना चालू कर देते थे,
है ना। तो ये हीट करो, ये कैंडल वगैरह के माध्यम से हीट करो तो टेम्परेचर पे कंट्रोल ही कहाँ रहा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर मेथड में हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो अगर मेरा टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है तो क्या, मुझे ये बताओ, क्या ये जो मेथड है सैंड बाथ मेथड, क्या ये ऐसे सॉइल के लिए सुटेबल होगा जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट या फिर आपका कैल्शियम कंपाउंड्स होगा? नहीं। ओके, जिप्सम कंटेंट वगैरह अगर होगा तो ये मेथड सुटेबल नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, फील्ड मेथड है ना। इसलिए जो रिजल्ट भी आता है ना इस मेथड के द्वारा, सैंड बाथ मेथड के द्वारा, वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें बहुत सारे एरर होते हैं। एरर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रक्चरल वाटर भी लॉस हो गया हो। तब जो वाटर कंटेंट का रिजल्ट ये देगा, रीडिंग आपको देगा, वो एरोनियस होगा, दैट विल बी नॉट करेक्ट। ओके, ये है सैंड बाथ मेथड। बाकी सारा का सारा प्रोसीड्यूर जो था वो ओवन ड्राइंग जैसा ही है, हीट वीट करना है। ओके, प्रोसीड्यूर सारा का सारा सेम वैसा, ये फील्ड में किया जाता है। अल्कोहल मेथड, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया था। ये लास्ट आपका जो 2020 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2020, उसमें ये मेथड पूछा गया था और सिंपल सी क्वेश्चन डाली थी कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जिसको यूज करके हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन में था अल्कोहल मेथड। अल्कोहल मेथड सिंपल है, कोई एक, देखो यार मैंने इसके बारे में आपको समझा रखा था सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक क्लास में। आप जब भी शराब वराब पीते हो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब उसका एक कैपेसिटी रहता है ना, वो वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है। तो उसी तरह का स्प्रिट वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल में, और वहां से हम मॉइस्चर कंटेंट निकालने का पता करते हैं। ये आपका अल्कोहल मेथड, ठीक है। तो ये मेथड ऐसा कोई प्रॉपर कोई मेथड नहीं है, बट हाँ चलो यार ठीक है, किया जा सकता है। ओके, अब देखिए, ये तो 4 मेथड आप यहाँ पे इसका नाम देख रहे हो, और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, ठीक है। फिर इंफ्रारेड टॉर्सनल बैलेंस मेथड, इंफ्रारेड टॉर्सनल बैलेंस मेथड, और पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। और ये क्वेश्चन पता नहीं एसएससी जेईई वालों ने क्यों बार बार पूछा है, इसलिए पूछा है शायद, मेरे को लगता है क्योंकि हमको मालूम है पिक्नोमीटर यूज फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस ऑयल सॉलिड, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम पिक्नोमीटर का यूज करते हैं। तो कौन याद रखेगा बेचारा कि पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट भी निकाला जा सकता है, अगर हमको सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम हो तो। समझ रहे हो बात को, है ना। इसलिए जेई वालों ने शायद बारंबार पूछा है, ठीक है। तो याद रखना कि पिक्नोमीटर कैन बी यूज टू फाइंड वाटर कंटेंट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बस यही क्वेश्चन आएंगे। तो कितने सारे मेथड हो गए? 1 2 3 4, 4 तो इधर ही हो गए, और एक मैंने बता दिया रेडिएशन मेथड, और एक बता दिया इंफ्रारेड टॉर्सनल बैलेंस मेथड, और एक बता दिया पिक्नोमीटर मेथड। तो 7, देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ मेथड बाय यूजिंग विच वी कैन डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। ये जो वाटर कंटेंट है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, दिस इज योर वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट। अब ये क्या है? दिस इज इंडेक्स प्रॉपर्टी। ये क्या है? इंडेक्स प्रॉपर्टी। और भी कौन कौन से इंडेक्स प्रॉपर्टी है? बहुत सारे इंडेक्स प्रॉपर्टी है, जैसे ये वाटर कंटेंट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक इंडेक्स प्रॉपर्टी होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है वो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडेक्स प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल is index property, sensitivity of soil is index property, thixotrophy of soil is index property, activity of soil is index property। तो ये सारे क्या है आपके इंडेक्स प्रॉपर्टी, है ना। तो सभी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये सब बेसिक पार्ट है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो सीरीज चलेगी इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपका सारा का सारा चीज रिवीजन हो जाएगा। देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, रिवीजन करवाना, है ना। तो मैं रिवीजन करवाने का ही आपको कोशिश करूंगा, वो क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत सारा डिस्कशन इसमें करेंगे, इंडेक्स वगैरह के बारे में है। तो जितने भी इंडेक्स इधर लिखे हुए हैं सभी इंडेक्स को अच्छे से पढ़ डालेंगे, रिवीजन कर लेंगे। द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्या? सबसे पहले तो पूछा गया है टफनेस इंडेक्स क्या है, तो हम टफनेस इंडेक्स का आंसर करते हैं। तो देखिए आईटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आईटी, एंड इट इज रेशियो ऑफ व्हाट? आईपी, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, आईएफ। तो देखिए ऑप्शन में किधर है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी नहीं होगा, प्लास्टिसिटी टू फ्लो इंडेक्स, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं।
क्या करेंगे बात देखिए। तो आई टी इक्वल टू आईपी अपन आई एफ है। तो सबसे पहले ये बताओ आईपी मतलब क्या है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो प्लास्टिसिटी, तो आईपी अगर ज्यादा होगा किसी सॉइल का तो आईटी भी, संभावना ये भी है कि आईटी भी ज्यादा होगा। फिर अगर आईपी ज्यादा होगा, आईपी अगर ज्यादा होगा तो आईटी भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आईपी किस तरह के सॉइल का ज्यादा होता है? जनरली क्ले वगैरह प्लास्टिक होता है, क्ले सिल्ट ये सब चीज प्लास्टिक होता है, ठीक है। और ग्रेवल और सैंड वगैरह नॉन प्लास्टिक होता है, क्योंकि उसका आईपी जो होता है वो जीरो होता है। आईपी इक्वल टू क्या होता है आपका? आईपी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, सिंपल सी बात है, WL माइनस WP। ये जो डिफरेंस है आपका, दिस इज कॉल्ड एज आईपी। तो जो ग्रेवल या फिर आपका सैंड वगैरह होता है, उनका लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट दोनों आसपास होते हैं, अगल बगल होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए उनका आईपी जीरो आता है। इसलिए हम उसे नॉन प्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। किसको? ग्रेवल और सैंड को। तो प्लास्टिक कौन हो गया? प्लास्टिक हो गया आपका क्ले हो गया, सिल्ट वगैरह हो गया, फाइन ग्रेन सॉइल, दीज आर प्लास्टिक। तो अगर ये प्लास्टिक है तो इसका मतलब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी सॉइल का आईटी ज्यादा है, टफनेस इंडेक्स ज्यादा है, मतलब उसका प्लास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब उसमें मिनरल, क्ले मिनरल्स ज्यादा अधिक होंगे, और खास करके मॉन्ट मोरोलोनाइट। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो आईटी का वैल्यू है, ये इसका सबसे पहले रेंज बताता हूं। आईटी का जो रेंज होता है जनरली सभी सॉइल को मिला के, अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर बात करूं तो इसका रेंज होता है 0 to 3। याद रखना, आईटी का वैल्यू 0 हो सकता है, आईटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है, ये इंडेक्स है ना। अभी एक लॉजिक हमारे पास और भी होती है कि अगर आईटी का वैल्यू 1 से कम है, अगर आईटी का वैल्यू जो है आपका आईटी इट इज लेस देन 1, तो इसका क्या मतलब हम समझते हैं? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि सॉइल आपका काफी कमजोर है, सॉइल इज वीक एंड इजीली क्रसेबल एट इट्स प्लास्टिक लिमिट। मतलब जब वो पर्टिकुलर सॉइल, ऐसा कोई सॉइल जिसका आईटी लेस देन 1 है, ऐसा कोई सॉइल अपने प्लास्टिक लिमिट पे है, तो उस समय सॉइल काफी कमजोर होगा वो, ठीक है, और उस समय उसको इजीली चूर चूर कर सकते हैं। बस यही हमको समझ में आता है, समझे कि आईटी इफ लेस देन 1 देन सॉइल इज वीक एंड इजीली क्रशेबल एट इट्स प्लास्टिक लिमिट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये सारे बातें तो हो गए आईटी को लेके। अब चलिए, अब जो हम बात करेंगे, अच्छा आईटी रिप्रेजेंट क्या करता है? आईटी का मेन पर्पस क्या है? टफनेस इंडेक्स का मेन पर्पस क्या है? ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकती है। इसकी जो मेन पर्पस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है एट इट्स प्लास्टिक लिमिट, है ना। टफनेस इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा किसी भी सॉइल का? कि उस सॉइल का प्लास्टिक लिमिट पे, एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, उस सॉइल का स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। ध्यान रखिएगा, ओनली, ओनली यहां पे लगा हुआ है, मतलब टफनेस इंडेक्स इज द इंडेक्स विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट इट्स प्लास्टिक लिमिट, ओनली, और कहीं पर नहीं। इसका रेंज 0 to 3 है ना। ये क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स अपन फ्लो इंडेक्स। अब फ्लो इंडेक्स किधर से निकालते हैं? ये फ्लो इंडेक्स वाला जो वैल्यू है, ये जो पार्ट है, ये कहां से आई? ये आई एफ, याद करो, इसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्लो इंडेक्स। अब ये फ्लो इंडेक्स किधर से आई? जब लिक्विड लिमिट निकालते वक्त, क्या निकालते वक्त? लिक्विड लिमिट को निकालते वक्त हमने एक टेस्ट किया था, उसको बोलते हैं कासाग्रांडे टेस्ट, ठीक है, याद रखना। The test which is used to find out the liquid limit of the soil is कासाग्रांडे टेस्ट। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और कौन कौन से टेस्ट हमने लिखवाए थे आपको? एक तो हो गया कासाग्रांडे, दूसरा हो गया 1 पॉइंट मेथड, और एक मैंने लिखवाया था आपको स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड। ये 3 अलग अलग तरह के मेथड थे जिसको यूज करके हम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल निकालते थे। बट उसमें से जो कासाग्रांडे मेथड है, उस मेथड में एक कर्व बनता था। एक कर्व बनता था किसके किसके बीच में? वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में, ठीक है, वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में, नंबर ऑफ ब्लोस। यहाँ जो नंबर ऑफ ब्लोस है ये लॉग में हुआ करते थे, ठीक है, लॉगरिथमिक कर्व हुआ करती थी ये, और इस तरह का एक कर्व बनता था। तो ये जो कर्व है ये था फ्लो कर्व, फ्लो कर्व। अब इसी फ्लो कर्व का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप होता था,
स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, चूंकि एक लीनियर लाइन है तो इसका स्लोप होगा कांस्टेंट, ठीक है। किसी भी सॉइल के लिए उसका फ्लो इंडेक्स जो होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये जो स्लोप है ना ऑफ दिस फ्लो कर्व इज नोन एज फ्लो इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि ये लाइन लीनियर है तो इसका स्लोप हर जगह, चाहे इधर निकालो इधर निकालो इधर निकालो कहीं पर भी निकालो, कांस्टेंट। तो ये किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर ही टेस्टिंग की जा रही है, ऐसा नहीं है मिक्सचर ऑफ सॉइल है, अलग अलग तरह का सॉइल है, नहीं, कोई एक तरह का सॉइल है, या फिर क्ले है या फिर सिल्ट है या फिर ग्रेवल है या फिर सैंड, ऐसा है ना। तो उनका हम निकाल रहे हैं बेसिकली। तो जब उनका हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपका लिक्विड लिमिट, ओके, तो ये कोई एक ही टाइप ऑफ सॉइल है, तो उस एक टाइप ऑफ सॉइल के लिए आपका एक ही टाइप ऑफ ग्राफ बनेगा और उसका स्लोप होगा कांस्टेंट, ठीक है, उसका स्लोप होगा कांस्टेंट। इसलिए हम उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए कह सकते हैं कि उसका आईएफ जो है फ्लो इंडेक्स वो कांस्टेंट रहेगा। वेल, तो ये बात आपने जान लिया कि ये फ्लो इंडेक्स है क्या। फ्लो इंडेक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व। फ्लो कर्व किधर से निकल रही है, लिक्विड लिमिट डिटरमिनेशन मेथड, कैसाग्रांडे मेथड के अंदर जो कर्व बनता है बिटवीन वाटर कंटेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोस फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल इज नोन एज फ्लो कर्व एंड स्लोप ऑफ दैट कर्व इज योर फ्लो इंडेक्स। इसका कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। tan थीटा बाय यूजिंग tan थीटा कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर्स में क्या है, परपेंडिकुलर में आपका वाटर कंटेंट है, ठीक है। इधर क्या है परपेंडिकुलर में, ये इधर क्या है, दिस इज योर वाटर कंटेंट, इधर नंबर ऑफ ब्लोस, तो वाटर कंटेंट बाई नंबर ऑफ ब्लोस में, है ना। तो W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई लॉग log 10 N1 माइनस log 10 N2, ठीक है। इस तरह से हम इसका स्लोप लिखते हैं, किसका, ये IF का वैल्यू लिखा करते हैं ऐसा। ये IF का वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। IF वैल्यू रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट दैट एट विच रेट, किस रेट से सॉइल अपना शियर स्ट्रेंथ को लूज करता है। दिस पर्टिकुलर वैल्यू रिप्रेजेंट द फ्लो इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट द रेट एट विच द सॉइल लूजेस इट्स ओन शियर स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है, विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, आप ऐसे कह सकते हो कि the rate at which soil will lose its shear strength with increase in water content is known as flow index. So flow index क्या represent करता है, flow index represent the rate of loss of shear strength of soil with increase in the water content. It represent what, the rate of loss of shear strength of soil with इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ये सब क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। सो इसलिए जिस सॉइल का आईएफ ज्यादा होगा, मतलब क्या है उसका मतलब, यही है कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे उसका शियर स्ट्रेंथ ज्यादा ज्यादा लूज होगा, यही मतलब है। समझ में आ रहा है, फ्लो इंडेक्स अगर ज्यादा है तो ज्यादा 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 उसका शियर स्ट्रेंथ लूज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट थी वहां पर। और एक पॉइंट इसमें मेरे को याद आ रही थी, इसमें मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा था, और वो पॉइंट ये है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो कासाग्रांडे मेथड था जिससे जिससे हम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल डिटरमाइन करते थे, ठीक है, और भी मेथड है जैसे कि मैंने बोला वन पॉइंट मेथड एंड स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन मेथड, ये तीनों मेथड थे लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन जो कासाग्रांडे मेथड है वो काफी ज्यादा फेमस है। और उस मेथड में जो लिक्विड लिमिट सॉइल की रिपोर्ट की जाती है वो की जाती है, लिक्विड लिमिट वगैरह क्या है, इट इज वन टाइप ऑफ वाटर कंटेंट, है ना। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, सभी क्या है, सभी एक तरह की वाटर कंटेंट है। तो जो लिक्विड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होता है इट इज द वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो, ठीक है। वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो इज कॉल्ड एज योर लिक्विड लिमिट। आप शॉर्ट फॉर्म में यही समझिए, है ना। तो आपसे पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ ब्लो, तो ये याद रखना 25 नंबर ऑफ ब्लो। अब बाकी देखिए ये रिवीजन क्लास है तो उतना डिटेल में तो मेथड के अंदर नहीं जाऊंगा, उसका जो ऊपर ऊपर का पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट जो आपको याद रखनी है, उन सब चीजों के ऊपर हम कर रहे हैं डिस्कशन। समझ में आ रहा है बात, ओके। क्योंकि ये सारा मेथड को बहुत डिटेल में विजुअलाइज करवाते हुए, थ्योरी लिखवाते हुए, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट जो भी बात कर रहा हूं मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा दी है, ओके। हम कर रहे हैं रिवीजन ताकि आपके माइंड में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रहे, कल को एग्जाम में जाओगे हो सकता है जो बात हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू एनीथिंग वो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन वहीं से उठा ले, ओके। तो इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए।
नेक्स्ट, चलिए तो ये मोटा मोटी ये सब बात हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में, ये आईपी के बारे में अभी यहीं पे बात करें या आगे कहीं बात करते हैं, आगे कहीं बात करेंगे। ये टाइम बढ़ रही है और भी क्वेश्चन सॉल्व करना, आप बोलोगे एक ही क्वेश्चन पे लटका दिया सर। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग, ये अटरबर्ग कौन है, ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने ही वो प्लास्टिसिटी पूरा एक कर्व बना के दिया था आपको, ठीक है। लिक्विड अटरबर्ग लिमिट का एक कर्व बना के दिया था जिसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सब चीजों के बारे में समझाया था। कंसिस्टेंसी इंडेक्स है ये सारे, कौन कौन से, ठीक है, ये सारे कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, कंसिस्टेंसी लिमिट होता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी लिमिट से रिलेटेड इन्होंने पूरा का पूरा काम किया था। एंड जो कंसिस्टेंसी लिमिट है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल ओनली, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। कंसिस्टेंसी लिमिट के अंदर आपका आ जाता है लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये तीनों कंसिस्टेंसी लिमिट है, ठीक है। अब ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है, दिस इज व्हाट अभी अभी हमने चर्चा किया था, WL परसेंटेज माइनस WP परसेंटेज, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो वाटर कंटेंट, ये भी आपका वाटर कंटेंट है ना। तो ये एक रेंज ऑफ वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करता है, कौन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इट रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। और इस रेंज ऑफ वाटर कंटेंट में जो भी सॉइल का ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताया जा रहा है, अगर उसका वाटर कंटेंट इस रेंज में है तो हम कहेंगे कि वो सॉइल का जो बिहेवियर उस वक्त होगा वो प्लास्टिक बिहेवियर होगा। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल शोज प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल बिहेव्स लाइक ए प्लास्टिक मटेरियल, है ना। और इसको कैसे निकाला जाता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ऐसे इसको निकाला जाता है। अब जो मेन मुद्दा है यहाँ पे, पॉइंट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिक, अगर उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो रेंज है इनमें से कौन सा होगा। तो इसको लेके एक टेबल है प्रॉपर अपने पास, अब वो टेबल क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला टेबल आपको याद करवाते हैं। देखिए पहला एक टेबल है आईपी का, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल में अपने पास हो गया ग्रेवल सैंड, इसका पार्टिकल साइज के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो साइज के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। ग्रेवल एंड सैंड हो गए, इसका जो आईपी होता है ना वो होता है 0। क्यों आईपी इसका 0 क्यों होता है, क्योंकि 0 कब होगा, जब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों सेम होगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रेवल और सैंड का जो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट होता है दोनों नियर बाय इक्वल होते हैं, इसलिए उसका आईपी का वैल्यू आ जाती है 0, इसलिए हम इसे नॉन प्लास्टिक कहते हैं। ये जो कैटेगरी है इसको हम कहेंगे नॉन प्लास्टिक, समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक टाइप ऑफ सॉइल। जो सिल्ट है उसका जो आईपी का रेंज आता है वो आता है 10 to 15%, ठीक है। सिल्ट से भी छोटा होती है क्ले, क्ले में 3 कैटेगरी है, एक है अलुवियल क्ले, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन क्ले जिसको हम बोलते हैं बेंटोनाइट क्ले, ये 3 अलग अलग तरह का क्ले है, इसका याद रखना। अलुवियल का होगा 15 से 100% आईपी का रेंज, ठीक है। ब्लैक क्ले का इसका होता है 200 से 250% का रेंज, किसका, ब्लैक क्ले का। बेंटोनाइट का सबसे ज्यादा होता है, बेंटोनाइट क्ले का 200 से 400% तक का रेंज। आपको बता मालूम है ये जो बेंटोनाइट क्ले है ना, इसको हम एज ए मतलब इम्परमेबल स्ट्रेटम, ठीक है, या फिर वाटर प्रूफिंग वगैरह कहीं करनी होती है तो वहां पे बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अधिक इम्परमेबल होता है। अभी अभी जो हमने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अपडेट किया था उसमें मैंने आपको ये सब चीज पढ़ा चुका हूँ, है कि नहीं। तो ये तो एक टेबल है जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए आईपी का वैल्यू और सॉइल का कैटेगरी, ठीक है, सॉइल का कैटेगरी पे बात करेंगे। कैटेगरी जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आईपी का वैल्यू अगर 0 है अप्रोक्सीमेटली, तो ये बात तो आपको मालूम हो ही गया कि अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लास्टिक बोलते हैं। 0 है तो क्या बोलेंगे, नॉन प्लास्टिक। फिर बात आती है 0 से 7, फिर बात आती है 7 से 17%, ठीक है, फिर बात आती है ग्रेटर देन 17%। ये याद रखना, 7 का एकदम कहानी इधर चल रहा है, 0, 0 से 7, 7 से 17, ग्रेटर देन 17। तो 0 से 7 के रेंज में आता है तो इसको बोलते हैं लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक। 7 से 17 के अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे मीडियम प्लास्टिक,
मीडियम प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 17 आएगा तो उसको बोलेंगे हाईली प्लास्टिक। सिंपल सी बात, क्या बोलेंगे? हाईली प्लास्टिक। तो यहाँ पे मेरे को बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मीडियम प्लास्टिक का क्वेश्चन पूछा है तो क्या मालूम है बी आंसर सही होगा। 7 से लेके 17 के रेंज में आएगा उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का वैल्यू, है ना। तो टेबल याद हो गया, सिंपल सी बात है। 4 कैटेगरी है, एक तो प्लास्टिसिटी बिल्कुल नहीं मतलब जीरो, लो प्लास्टिक मतलब 7 का इधर कहां नहीं चल रहा है तो 0 से 7, 7 से 17 ग्रेटर देन 17, है ना। 0 से 7 में लो प्लास्टिक, 7 से 17 में मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 में हाईली प्लास्टिक। और इधर वाला टेबल ग्रेवल एंड सैंड जो होती है वो होते हैं नॉन प्लास्टिक जनरली, क्यों? क्योंकि उनका लिक्विड लिमिट बराबर होता है प्लास्टिक लिमिट का। सिल्ट का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है उसकी रेंज होती है 10 से 15%। फिर क्ले में 3 कैटेगरी है, क्ले में 3 कैटेगरी में एक तो हो गया अलुवियल, दूसरा हो गया ब्लैक, तीसरा हो गया बेंटोनाइट, है ना। तो अगर अगर कंबाइंडली अगर क्ले के बारे में पूछे तो 15 से 400% तक, है ना, 15 से 400%। लेकिन स्पेशली इनके बारे में अगर पूछ ले तो याद रखना सबसे कम होता है क्ले में अलुवियल का, उसके बाद प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है ब्लैक कॉटन ब्लैक क्ले का, फिर सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है बेंटोनाइट का। और जो रेंज है 15 से 100, 200 से 250, 200 से 400। अलुवियल का 15 से 100, ब्लैक का 200 से 250, बेंटोनाइट क्ले का 200 से 400। ये आईपी के ऊपर बात कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहां पर ऑर्गेनिक सॉइल का, किसका? ऑर्गेनिक सॉइल का। इसका प्लास्टिसिटी क्या होगा, मतलब ये किस तरह का सॉइल होगा? नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक। तो जनरली होता क्या है ना, देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो ऑर्गेनिक सॉइल की जो लिक्विड लिमिट होती है वो तो ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात। ऑर्गेनिक सॉइल का लिक्विड लिमिट भी ज्यादा होता है और प्लास्टिसिटी प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होता है ना। तो मतलब लिक्विड लिमिट से ज्यादा नहीं होता है, ओके, लेकिन उसका अगर प्रोपोर्शनली देखें रेस्पेक्टिवली तो उसका प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होता है, ओके। तो जो आपका ऑर्गेनिक सॉइल आता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल, वो जनरली हम उसे लो प्लास्टिक कैटेगरी में डालते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल को किस कैटेगरी में डालते हैं? जनरली वी पुट ऑर्गेनिक सॉइल इन लो प्लास्टिक कैटेगरी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा है, लिक्विड लिमिट ज्यादा है, तो लिक्विड लिमिट ज्यादा होने से हम क्या समझते हैं? देखिए जिसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा पानी है उसमें, तो वो उससे बहुत ज्यादा पानी निकल सकता है। तो पानी कैसे निकलेगा? जब उसको सॉइल को दबाओगे तब पानी निकलेगा बाहर, मतलब कंप्रेसिबिलिटी। तो liquid limit is related to what? Compressibility of the soil, directly proportional to the compressibility of the soil, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चूंकि ऑर्गेनिक सॉइल का लिक्विड लिमिट काफी ज्यादा होता है, सो दिस सॉइल्स आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब आप उस पर चलोगे तो अंदर आपका पाँव दबने लगेगा इतना, और पानी निकलेंगे उधर से, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी वो पकड़ के रखा अपने पास। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो लिक्विड लिमिट से रिलेट करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी को। सो किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट अगर ज्यादा है उसका कंप्रेसिबिलिटी होगा ज्यादा। तो जो ऑर्गेनिक सॉइल है इट इज लो प्लास्टिक टाइप ऑफ सॉइल बट हाईली कंप्रेसिबल। लो प्लास्टिक हाईली कंप्रेसिबल, याद रखना। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? ये बात कर ली अपन ने ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में। तो ऑर्गेनिक सॉइल्स आर जनरली व्हाट? लो प्लास्टिक सॉइल बट हाईली कंप्रेसिबल टाइप। लो प्लास्टिक क्यों? लो प्लास्टिक इसलिए क्योंकि उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट मतलब दोनों एक ही आसपास रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो रेंज है वो काफी कम होता है, इसलिए वो लो प्लास्टिक। हाईली कंप्रेसिबल क्यों? क्योंकि उसका लिक्विड लिमिट ज्यादा है। क्वेश्चन, वाह जी वाह, अच्छा क्वेश्चन है। A soil has liquid limit 65%, plastic limit 30%, and shrinkage limit 25%, and its natural moisture content of 45%. The liquidity index of soil is, ये कितना होगा? तो सबसे पहले ये बताओ यार, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, उसको हम IL बोलते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स को क्या बोलते थे? IL। ये क्या होता था? सॉइल का नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस उसका प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई IP, है ना, डिवाइडेड बाई आईपी। आईपी कहने का मतलब है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो फिर से एक बार लिख देता हूं, सॉइल का अपना नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट।
ओके, तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी इंडेक्स IL। तो यहाँ पे देखो IL आपको बतानी है, तो IL आपको बताने के लिए आपको कौन कौन से वैल्यू की जरूरत पड़ेगी? वो जरूरत पड़ेगी सॉइल का अपना नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 45%, तो 0.45 माइनस उसका प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, सॉइल इज लिक्विड लिमिट इतना, प्लास्टिक लिमिट 0.3, 30% मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई आपको क्या चाहिए, और WL का वैल्यू चाहिए। WL का वैल्यू, लिक्विड लिमिट का वैल्यू 0.65 हो गया, ठीक है। आप माइनस कर दो प्लास्टिक लिमिट का वैल्यू अगेन 0.3, बस कितना आएगा? तो ये जो इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, ये अपने पास आ रही है कितना? 0.428, ठीक है। बकायदा कैलकुलेट करके देखें, है ना। आप इसको देखिए, यहाँ पे मैंने डेसिमल फॉर्म में लेके किया, कोई बात नहीं यार, आप 65 60 ये जो वैल्यूज है ना, आप इसको डायरेक्टली पुट करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो तो वही निकलना है, वो ज्यादा और इजी आपको लगेगा। तो ये वैल्यू आ रही है आपको 0.428। तो इनमें से कोई है क्या? नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। बट देखिए, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी इंडेक्स आ गई, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे। फॉर्मूला तो क्लियर हो गया ना, IL लिखने का फॉर्मूला। लिक्विडिटी इंडेक्स एक है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का आएगा फिर उधर मैं समझाऊंगा, और ठीक है। आप इसको अभी कैसे रिप्रेजेंट करोगे लिक्विडिटी इंडेक्स को? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस उसका प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई IP का वैल्यू, ठीक है। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस उसका प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई IP का वैल्यू। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा होती है, इसलिए याद रखना ये फॉर्मूला, बार बार लिखने का प्रैक्टिस करो, चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए व्हाट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये किसी भी सॉइल का लिक्विडिटी इंडेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो उसके लिक्विड लिमिट के कितने करीब है। द नियरनेस ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सॉइल टू इट्स ओन लिक्विड लिमिट, ये चीज को रिप्रेजेंट करता है लिक्विडिटी इंडेक्स। सो मेरे को मालूम है लिक्विड लिमिट पे अगर सॉइल है, ठीक है, मतलब किसी सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो उसके लिक्विड लिमिट के आसपास है, मतलब सॉइल अपने कमजोर अवस्था में। सॉइल क्यों? क्योंकि लिक्विड लिमिट पे स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ सॉइल का कम होता है। लिक्विड लिमिट पे सॉइल आप कह लो कि अब ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। क्यों? लिक्विड लिमिट इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी। भले ही उस सॉइल का लिक्विड लिमिट ज्यादा हो कम हो वो अलग बात है, लेकिन उस उस पर्टिकुलर सॉइल की अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर स्टेट पे, अपने लिक्विड लिमिट के स्टेट पे, है ना, वो तो कंप्रेसिबल होगा ही होगा। बात समझ में आ रही, मुद्दा समझ में आ रही है ना। तो लिक्विड लिमिट क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द नियरनेस ऑफ इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट टू द लिक्विड लिमिट। और एक तरह का इंडेक्स होता था पहले, वो जान लो, उसको हम बोलते थे कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यही दो फॉर्मूला है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसका क्या वैल्यू है? इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, इसको लिखते हैं लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल माइनस इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई वही IP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। दिस इज द फॉर्मूला। ये है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, IC का वैल्यू, और ये आपका IL का वैल्यू। ये IC और IL दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। IL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिसके बारे में हम देख रहे हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, ये जैसे कि मैंने बार बार बोल दिया कि ये रिप्रेजेंट करता है कि सॉइल का जो अपना नेचुरल वाटर कंटेंट है वो उसके लिक्विड लिमिट के कितने करीब है। तो मान लीजिए IL का वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि सॉइल का जो वाटर कंटेंट है वो अपने लिक्विड लिमिट के ज्यादा नजदीक है। ओके, और लिक्विड लिमिट पे सॉइल होती है कमजोर, ठीक है। तो IL का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा किसी भी सॉइल का, तो हम उसको कहेंगे कि IL ज्यादा है, मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। और किस तरह का स्ट्रेंथ का यहाँ जनरली बात होता है? शियर स्ट्रेंथ का बात होता है। सो जैसे जैसे IL की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो हम ये समझेंगे कि उस सॉइल का शियर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रहा है, शियर स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा? इनका जो रेंज होता है ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स वगैरह का, इसका रेंज क्या कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 दोनों का। IL IC दोनों का जो रेंज होता है वो होता है 0 से 1। इसको लेके एक बकायदा अलग सा एक टेबल है, बहुत बढ़िया सा टेबल, आप लोगों ने अच्छे से कहीं से पढ़ रखा है, तो टेबल भी आपके कॉपी में होगा। हमने तो पढ़ाया था बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके, है ना। फिलहाल के लिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा।
और कंसिस्टेंसी इंडेक्स जस्ट चूंकि लिक्विडिटी इंडेक्स का उल्टा है, तो इसलिए जैसे जैसे आपका आईसी का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, आईसी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो हम ये समझेंगे कि मतलब आईसी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, सॉइल का जो शियर स्ट्रेंथ है वो भी आपका बढ़ता हुआ चल रहा है अगर आईसी का वैल्यू बढ़ रहा है। अच्छा, ये रेंज वाला जो मैंने बोला 0 to 1 उसको काट दीजिएगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट रेंज नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो हम टेबल बनाते हैं उस टेबल में इसको 0 से 1 तक के कैटेगरी में रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 से 1 के बीच में कैसा वेरिएशन आता है, ठीक है। और रियलिटी में अगर बात करें तो इनका वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ये इंडेक्स जो है इनका वैल्यू, ठीक है, वो टेबल में मैंने आपको लिखवाया होगा बकायदा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। लेस देन 0 भी होगा, ग्रेटर देन 1 भी होता है, ठीक है। आपका फेवरेट क्वेश्चन, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.9, पोरोसिटी n इक्वल टू क्या होता है, E डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छी बात है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था एक बार, इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक ऑप्शन था कि वॉइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी इंटू 1 प्लस ई इक्वल टू ई, ऐसा, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन था। देखिए किस तरह से घुमाता है, बस देखिए सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन ना हार्ड होता नहीं है, तो निकाल लो यार, पोरोसिटी निकालना अपने को, कितना निकल जाएगा, 0.9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.9, 0.47 आ जाएगी आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो ये आप सभी के लिए था, आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि जो एक्सप्लेनेशन है इसमें और चीजों को ऐड किया जाए, जैसे हर एक क्वेश्चन पे जैसे क्वेश्चन आता है उस पर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन कर दूं, या उसी उसी क्वेश्चन तक सीमित रहते हुए आगे बढ़ते चले। क्योंकि देखिए अपने को क्वेश्चन सारे करवाने हैं, सारे सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट अगर मान लो नहीं भी हो पाए तो कम से कम मैं तो ये चाहूंगा ही, सॉइल का करवा दो, एफएम का करवा दो, एनवायरो का करवा दो, ठीक है, आरसीसी का करवा दो, स्टील का करवा दो, ठीक है, सोम का करवा दो, बीएमसी तो हमने करवा ही रखा है पहले से बहुत सारा, ठीक है, बीएमसी वगैरह पे सीमेंट कंक्रीट तो हो ही गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो टॉपिक है आपका टिम्बर ब्रिक वगैरह वो सब में तो कर ही लोगे, वो सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग जो भी था वो होता था आपका कंक्रीट और सीमेंट के अंदर, तो वो तो हमने करवा ही दिया आपको, लाइन वगैरह भी कहीं ना कहीं आगे पहले ही करवा दिया था इसके ऊपर। अब इन सब सब्जेक्ट के ऊपर टारगेट हम सोचे, तो अब बताइए, जैसे क्वेश्चन और आंसर सीधा उसी उसी क्वेश्चन पे बात करें ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट बात करते हुए चले। जनता की भागीदारी होनी चाहिए और वीडियो देखने वाले आप ही लोग हो, तो मेरे राय से तो ये वाला जो पैटर्न है यही ज्यादा सही है, ओके। क्योंकि जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन आते रहेगा, है ना, जिसमें ज्यादा कंटेंट डिस्कशन करने लायक है उसमें डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने जो कंटेंट पहले से डिस्कस कर रखा है दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन बना के आगे निकलेंगे, ऐसा करेंगे। आज नया था, ठीक है, आज नया था, यहाँ पे इंडेक्स वगैरह आई, बहुत सारे टेबल वगैरह हमने सीखा, कॉन्सेप्ट सीखे, लॉजिक सीखे, सब जरूरी है, ठीक है, आपको चीजें याद रहेंगी एग्जाम में। और आने वाले टाइम के अंदर मैं और ये कोशिश करूंगा कि और ज्यादा डेटा दे पाऊं अब तक, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आप बताना, ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे, ओके। ऑल द बेस्ट।